Hi friends, what's up? So myself Abhishek Bansal. So today's session is on revision. That's exam oriented things for December 21 attempt and onwards. ये सारा रिविजन का क्लास है आपका. यहाँ पर चीज़ें बहुत फटाफट मूव होगी क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप पढ़ के बैठे हो. तो वेदर यू हैव स्टडीड सेल्फ और वेदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम अनदर टीचर और कोई बुक से या कोई क्लास से, आपको रिविजन के लिए काम आएगा. इस सेशन में हम क्या करने वाले, हम कंपनीज एक्ट करने वाले. ऑलरेडी अपने चैनल पर जो अभिषेक बंसल का जो चैनल है उस पर ऑलरेडी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में से जो अदर लॉज का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट इन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसका रिविजन मैंने डाल दिया है. फिर आपको वहाँ मिलेगा रैपिड रिविजन करके, मतलब एक रिविजन सेशन करके है ऑन डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स. डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर ऑलरेडी जा चुका है, तो 4 अदर लॉज पूरे हो चुके हैं. कंपनीज एक्ट में से 3 पार्ट डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. ठीक है. सो आप देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन आ चुका है. यहाँ से तो मेरी बुक में 14 टॉपिक है, 14 टॉपिक, 15, 16 सैम्पल पेपर 1 and 2. आई थिंक इंडेक्स वो दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंट कलर है. आपके पास जो भी ऑथर की बुक है आप वो निकाल लीजिएगा. आपके पास अपनी क्लास के कोई नोट्स हैं. आज हम कुछ करने वाले अबाउट कंपनीज एक्ट. तो 14 में से 14 में से हमारे 3 हो चुके, 11 पेंडिंग है. तो अभी 2-3 दिन में पूरा अपना ख़त्म हो जाएगा. ये आई एम री रिकॉर्डिंग अगेन बिकॉज पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका था, अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स का ख़त्म हो चुका था पूरा, पर वो रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई. सो आई एम री रिकॉर्डिंग इट अगेन, इसीलिए डिले हो गया. एंड एलोपॉजी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वेटिंग, जो मुझसे पढ़ चुके हैं. सो अभी फटाफट रिकॉर्ड करके सब आपके लिए आ जाएगा. ठीक है. सो पहला हम उठा रहे नेचर ऑफ कंपनी. निकालिए बेटा अपना बुक से, पेज नंबर हमारी बुक में 111 पे होगा. अब अगर आपके पुरानी वाली एडिशन होगी तो देख लीजिए कौन सा पेज नंबर ऊपर नीचे होगा, बट नेचर ऑफ कंपनी हम लोग पहला कर रहे हैं. Nature of company. I am not going in depth right now. For depth, for detail classes, people appearing in May 22, November 22. अगर आपका कोई भाई, बंधु, दोस्त, कजिन है तो वो अपनी जो साइट है www.letslearnindia.in, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वहाँ से जाके वो बाई कर सकते हैं. या फिर दे कैन कॉल फॉर ऑन 844-844-8919. ठीक है. वहाँ पर उनको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लॉ की भी और ऑडिट की भी. क्लियर. सो May 22, November 22 का रेगुलर बैच ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है. लोग ले रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं. सो एज ऑन रिकॉर्डिंग हो रही है एंड वो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं. तो आपका कोई भाई बंधु होगा जो May 22, November 22 देगा, उनको बता दीजिएगा. अभी हम बात करें रिविजन की. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. नेचर ऑफ कंपनी, बहुत सिंपल सी बात है. नेचर ऑफ कंपनी क्या है सर? कंपनी क्या होती है? सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज डायरेक्टर्स. बराबर. सो अगर कोई तुमसे पूछे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या है, सर कंपनीज एक्ट में हमेशा चलेगा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 222 क्लॉज 20. डेफिनेशन में सेक्शन 2 एंड क्लॉज 20 क्या कहता है? कंपनी इज अ कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ. ठीक है. डेफिनेशन आ सकता कभी नहीं था एग्जाम में. कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1, सबसे पहला चीज़ होता है सर इसका सेपरेट लीगल एंटिटी. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सर सेपरेट लीगल एंटिटी. सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? तुमको अगर सू करने का है तो तुम कंपनी को सू करोगे, तुम इंसानों को सू नहीं कर सकते, तुम डायरेक्टर को सू नहीं कर सकते हो, तुम मेंबर्स को सू नहीं कर सकते हो. सू मतलब सर केस करना, केस अरे सू विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट. तो एक भाई थे हमारे, कौन? सालोमन. अबे सालोमन वर्सेस सालोमन, गाली नहीं बेटा, केस का नाम है सालोमन वर्सेस सालोमन लिमिटेड. सालोमन वर्सेस जूता मेकर. अगर आपने वो केस पढ़ रखा है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, एग्जाम में नहीं आता. एग्जाम में खाली अपने केस रेफरेंस देना पड़ता है. वहाँ पर क्या प्रूव हुआ था, खाली कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए. फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या हुआ था वो सब कुछ याद नहीं करना होता. जब पहली बार आप पढ़ते हो कंपनी से, अरे टीचर ने क्या बताया, अरे मस्त कहानी, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया. एग्जाम में कुछ काम का नहीं है, कुछ भी. एग्जाम में खाली आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि सालोमन वर्सेस सालोमन में क्या पता चला था, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कि कंपनी सेपरेट होती है, मेंबर डायरेक्टर सेपरेट होते हैं. बाहर वाले को सू करने का नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. अगर तुमको सू करना है तो तुम रिलायंस को सू करोगे. तो मुखिया नहीं अपना मुखिया, माई बेस्ट फ्रेंड मुकेश अंबानी, उसको सू नहीं कर सकते. हाँ, अगर उसने कुछ झोल झपाटा कर रखा होगा तो एक भैया बीच में पर्दा होता है. पर्दा का मतलब क्या होता है सर? कॉर्पोरेट व्हील. वो पर्दा उठ जाएगा. पर्दे को उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LOCV, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या फिर POCV, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. कोर्ट क्या करेगा? पर्दा उठा के देखेगा, उसमें छेद मार के देखेगा, अरे कोई झोल झपाटा तो नहीं कर रहा है. अगर झोल झपाटा कर, उस बंदे को उठाएगा और बोल देगा तेरा भैया अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगा, घर, गाड़ी, बंगला, किडनी विडनी सब दाव पे लगेगा. जनरली डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स लाइबल नहीं होते, पर अगर फ्रॉड होता है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता है, तो वो लोग लाइबल हो जाएंगे. ठीक है. सो ध्यान रखना. क्या पता चला था वहां पर सालोमन में कि सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आंखों ऑफ लॉ. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी सेपरेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स और डायरेक्टर्स.
members directors can contract with the company but they cannot be held personally liable for the debts of the company. A company can sue others and be sued only in its own name. ठीक है, कंपनी खुद भी सू कर सकती है, कोई उसके ऊपर भी सू कर सकता है, पर मेंबर डायरेक्टर पे सू नहीं हो सकता. क्लियर, दैट्स कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी. कौन से केस में पता चला था? सालोमन वर्सेस सालोमन. अच्छा, देयर इज अ फिक्शनल विल, वो पर्दा between the members and the board which is called as corporate will. Clear? Number 2, company has a perpetual succession. Members may come and go, but company go. Crime master go. आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे. मतलब सर, अरे भैया मेंबर में कम एंड गो मतलब मर गए, मेंबर में कम एंड गो मतलब छोड़ के चले गए, पर कंपनी जिंदा रहेगी. अरे कंपनी अगर जिंदा रहेगी, क्योंकि कंपनी पैदा हुई थी लॉ के तहत, तो मरेगी भी कैसे, खत्म कैसे होगी? लॉ के. वाइंड अप होता है, वाइंड अप. परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गो. देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, बहुत सिंपल है बच्चों. अबे तुम्हारे थोपड़े का वैल्यू मतलब सर फेस वैल्यू अगर 10 रुपए का है, ठीक है, अगर तुमने पूरा का पूरा 10 रुपए पे कर रखा तो तुम्हारा लाइबिलिटी खत्म हो गया है. बिकॉज ठीक है, लाइबिलिटी खत्म हो, 10 रुपए की लाइबिलिटी है. अच्छा, अगर तुमने 6 रुपए पे कर रखा था, बचा कितना बच्चों? 4 रुपया. 10 रुपए का तुम्हारा थोपड़े का वैल्यू, तुमने 6 रुपए पे करके बचा कितना? 4 रुपया. सो भैया लाइबिलिटी टू द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर. अनपेड वैल्यू ऑन शेयर, तो भैया कंपनी तुमको फोन करके बोल गया पैसा दे, कितना मांगेगी? 4 रुपया मांगेगी, 4 रुपया. सो कितना मांग सकते हैं? 4 रुपए. क्यों? क्योंकि तुम्हारी शेयर वाली कंपनी. इन केस ऑफ शेयर वाली कंपनी द लाइबिलिटी टू द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स. अच्छा, तुमने गारंटी दी थी, अरे कल को कंपनी वाइंड अप होगा, मैं 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ए बी बोला 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, असुम करो राहुल बोलता मैं 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ए बी का लाइबिलिटी कितना? 1 लाख के प्रति, क्योंकि उसने उतना अमाउंट गारंटी दिया था. अच्छा, राहुल का कितना लाइबिलिटी? सर 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी, क्योंकि उसने उतना गारंटी दिया था. अच्छा, कॉम्बो हो गया, तो गारंटी के प्रति लाइबिलिटी फेस वैल्यू हो गया शेयर्स के प्रति टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स. ठीक है. अच्छा, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो भैया तुम्हारा लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी. क्लियर? रीड दिस पार्ट. आईआरओ मतलब बेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ. प्लीज रीड दिस पार्ट, बहुत ही ईजी है, जल्दी से. क्लियर? नाउ कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर. ऐसा कुछ दिखता है सामने, आपको दिख रहा है पिक्चर? तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच में गोला दिख रहा है ना, इसमें पेपर डालते हैं एंड ऐसे ऊपर से प्रेस करते हैं, तो ऊपर जो कंपनी का नाम होता है अलॉन्ग विद द जो रजिस्टर ऑफिस जहाँ पर उसका स्टेट का नाम, ठीक है, वो उस पर छप जाता है. छपना मतलब एंग्रेव हो जाता है. आजकल कॉमन सील बंद हो गई, कोई बनाता नहीं है, ठीक है, पर ऐसे होते थे कॉमन सील कुछ. फिर तो अभी क्या बोलते हैं? नाउ अ कंपनी में हैव अ कॉमन सील. में मतलब नॉट मैंडेटरी. क्लियर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो क्या बोलता है? अगर पब्लिक कंपनी, जैसे अगर मैं बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, सो वहां पर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. अच्छा, वेयर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. प्राइवेट कंपनी मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूं एबी पी लिमिटेड या एबी पीवीटी लिमिटेड या एबी प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसा कुछ आपको वर्ड दिखा तो बेटा वो प्राइवेट कंपनी है, तो वहां पर शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. ट्रांसफर अलाउड है, प्रोहिबिशन नहीं किया, रेस्ट्रिक्टेड है. कैसे रेस्ट्रिक्टेड वो अपन आगे देखेंगे वहां पर. ठीक है. देन शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. बेटा कहां लिखा है वो? सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो 220 डेफिनेशन दी 44, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ये मैं आपको बता चुका ऑलरेडी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लीगल पोजीशन, भैया कंपनी कैन सू अदर्स इन इट्स ओन नेम एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम ओनली. क्लियर हो गया आपको चीज? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए. आज जो कुछ छोटे छोटे केसेस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन देखना, क्योंकि पेपर में देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैड ओनली 5 members. All the members were going to Mumbai in relation to some business. An accident took place. Oh bhai, all of them died.
हैज द कंपनी कम टू एन एंड? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। नहीं सर नहीं, कंपनी जिंदा है, कंपनी जिंदा है, हमारी आत्मा में, हमारी रगों में कंपनी आज भी जिंदा है। लोग गए चलेगा, मेंबर में कम एंड गो, बट कंपनी गो 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 गो। तो क्या करेंगे अपन? परपेचुअल सक्सेशन का थ्योरी लिखेंगे। तो आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना? पहला पॉइंट आएगा आपका थ्योरी, तो यहां पर क्या अट्रैक्ट हुआ? परपेचुअल सक्सेशन थ्योरी लिखा इन द अबव केस, एंड देन कंक्लूजन क्या कहेगा? Since existence of company does not depend upon the life of all or any of the members of the company, even on the death of all the members, the company is still in existence. It can come to an end only by way of liquidation, जो लॉ के तहत होएगा। क्लियर? फिर LOCB, LOCB मतलब सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? तो यू कैन इमेजिन, जो मैंने आपको कहा था कि अगर कल कोर्ट के कोई डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, जिससे अगर आपको पता होगा सत्यम लिमिटेड में राजू लिंगम कांड कर रहा है, तो क्या होगा? कोर्ट में पर्दा उठा के दिखाया, तो देखे जज। तो इमेजिन करो ऐसा होता है। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी थॉट, विजनरी खाली है समझने के लिए, बाकी प्रैक्टिकली वो ऐसा बोलते हैं अपन कि पर्दा उठाए, कोई पर्दा होता नहीं है, इट्स अ फिक्शनल बिल बेसिकली। सो कुछ पॉइंट्स है इसके, कैसे सर? पहला पॉइंट LOCB मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। क्या कहता है? इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द इंटेंशन ऑफ द कंपनी इज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर कोर्ट को दिखता है कि भैया कंपनी को बनाया गया फ्रॉड करने के लिए, तो क्या आएगा? पर्दा उठा दिया जाएगा। बेटा पर्दा हो, पर्दे के पीछे उठा दिया जाएगा वहां पर। एंड ऑल द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल। ऑल द डायरेक्टर्स जिसने कांड करके विल बी पर्सनली लायबल, मतलब घर, गाड़ी, बंगला, किडनी, बीवी सब दाव पे लग जाएगी आपको। नंबर 2, रिडक्शन इन स्टार्ट लिमिट। प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए होते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से इसको। प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए होते हैं, पब्लिक में 7 चाहिए होते हैं। ये हमेशा मिनिमम है, इतना हमेशा होना ही चाहिए। अगर ये मेंबरशिप गिर गई, ठीक है, एंड अगर आपने धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 months, एंड देन ऑल द मेंबर्स हु वर अवेयर विल बी लायबल फॉर द होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सिवियरली सूड देयर आफ्टर। तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी, भैया देखो मेंबरशिप गिरा, धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 months, एंड उस टाइम पे जो भी लाइबिलिटी आएगी, जिन भी लोगों को ये बात पता है, सबके सब चोर साले, सबके सब मारेंगे, सबके सब आर पर्सनली लायबल। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब बियॉन्ड द पावर्स, तुमने कांड कर दिया है, देन ऑल द डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लायबल। अच्छा, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अबे तुम जान पूछ के कंपनी का नाम लेके जान पूछ के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एंड अगर कुछ लाइबिलिटी आती है तो डायरेक्टर्स यू आर पर्सनली लायबल। इसमें बेटा पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्जाम में ध्यान रखना। प्राइवेट में 2 से 1 हुआ, पब्लिक में 7 से 6 हुआ, ठीक है, मेंबरशिप गिर गई तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तोड़ दी, आपने धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 months, देन जिन भी लोगों को ये बात पता है, देन ऑल द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दो 6 months। ठीक है, ध्यान रखना। फिर LOCB अंडर जुडिशियल डिसीजंस। LOCB अंडर जुडिशियल डिसीजन मतलब सर ड्यूरिंग द केस लॉस, केस के थ्रू जो हुआ है सर, यहां पर कोड बनता है एक फ्रॉड। कोड क्या बनेगा? फ्रॉड। सर LOCB कैन बी लिफ्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, चीटिंग करने के लिए, तो केस के थ्रू भी हो सकता है, लॉ में भी लिखा हुआ है। LOCB कैन बी डन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मैंने एक प्राइवेट कंपनी बना दी है, क्यों? मेरा सारा प्रॉफिट मैं उसमें डाइवर्ट कर रहा हूं, सारा प्रॉफिट, तो मेरे को टैक्स नहीं आए, तो वो कंपनी का पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी बनाई गई है इसीलिए किस होता है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स भरे नहीं अपन। ऐसे अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। मतलब सर जैसे अभी बोनस है, तो अगर मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरे को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा, बराबर। मैं क्या किया? मैंने प्रॉफिट कम करने के लिए, मतलब लॉस दिखाने के लिए, मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, मेरी वाइफ की कंपनी बेबी लिमिटेड, मेरी सगी बीवी बेबी लिमिटेड, तो मेरा सारा प्रॉफिट वहां डाइवर्ट हो गया। एम्प्लॉय आए, बोले सर बोनस दो। मैंने कहाँ पैसा है, लॉस हो गया अपने को, तो बोले सर हम लोग इतना काम किया, रात भर काम किया, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किए, प्रॉफिट होना चाहिए। पता चला कि हमने एक कंपनी बना के वहां पर सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे बोनस नहीं देना था, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो उस कंपनी का क्या होगा? पर्दा उड़ा दिया जाएगा। यूजलेस कंपनी इज जस्ट अ शैम, यूजलेस, बोगस, फेक, तो LOCB कैन बी लिफ्टेड। डी फॉर डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज एनिमी कंपनी। अरे इंडिया और अफगानिस्तान का वॉर शुरू किया, एग्जाम्पल, ठीक है, तालिबान आ गया वहां पर, अब मेरी कंपनी वहां पर है। अरे भैया अफगानिस्तान अगर हमारा दुश्मन है, तो जो देश का दुश्मन अपना दुश्मन, तो अगर मेरी कंपनी उस कंपनी के साथ ट्रेड कर रही है, अफगानिस्तान वाली कंपनी के साथ, सर वो कंपनी का क्या करता है? पर्दा उठा दिया जाएगा, दैट्स LOCB विल बी लिफ्टेड, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? एनिमी कंपनी। फ्रॉड, F से प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, F से फ्रॉड है, R से प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, A से अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, U से यूजलेस, शैम, बोगस, D से डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन।
एन assessee Mr. D was receiving huge dividend and interest income on certain investment. ठीक है, he formed 4 private companies and transferred all the investments to those private companies. The interest income received was well within the exempted limit under Income Tax Act. The companies did not have any business nor did they have any asset. खाली वो investment के अलावा. The income received by the company was diverted by Mr. D as a loan which was never repaid. तो पैसा जो आया, मैंने जो कमाया, मैंने लोन दिखा दिया उस कंपनी के अंदर. अब क्या हो गया, वो कंपनी क्यों बनाई मैंने? व्हाट वाज माय मेन इंटेंशन? सर टैक्स नहीं भरना है आपको. तो ऊपर से क्या अट्रैक्ट हुआ सर? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. तो अब क्या बोलोगे? आंसर 5 पॉइंट बी का 2 and 4. 2 and 4 मतलब क्या सर? 2 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड यूसेज इट इज अ यूजलेस शैम बोगस कंपनी. बराबर. तो बॉस इन द अबव केस थ्योरी शेप अपन ने, फिर कंक्लूजन. इन द अबव केस द पर्पस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्राइवेट कंपनी वाज ओनली टू इवेड टैक्सेस. Therefore, the company is sham bogus. Therefore, the income of the company will be treated as income of assessee. पर्दा उड़ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना. आपके टीचर की बुक में भी होगा, अपने वाला अपनी बुक में तो आपको पता ही है. देखो क्या है. X Limited has only 7 shareholders. All the shares are fully paid up. साथ है. On the 30th April, all the shares of X, a shareholder of company, was sold to Y, another shareholder of the same company, in an auction by the court of law. ठीक है. अब क्या हुआ? 7 में से 1 गिर गया, 6 हो गए. भले वो किसी और ने बाय करा, 6 तो हुए ना वहां पर. 6 शेयर होल्डर है ना अभी तो. Z was a shareholder of the company, was in US for the business trip since Jan 2010 and therefore was not aware of the development. So membership कब गिरी? 30 अप्रैल को. 30 अप्रैल 2010. भाई साहब वो तो जैन 2010, तो पहले जैन आता है बेटा, पहले जैन आता है. वो तो जैन से यूएस में बैठे हुए. मेंबरशिप कब गिरी? अप्रैल 2010 में इस दिन मेंबरशिप गिरी. अब क्या हुआ? इन December 10 कंपनी ने क्या किया? एक लोन लिया 25 लाख फ्रॉम द बैंक. लेटर द कंपनी वाज वाउंड अप एंड द असेट of the company were not sufficient to pay off the liabilities. The bank filed a suit against Y and Z for the recovery of loan. Discuss the liability of Y and Z. What if the loan was taken in the month of March 2010? March 2010. पहला 2 क्वेश्चन इसमें. पहला नॉर्मल क्वेश्चन, सर क्या हुआ यहां पर? सर मेंबरशिप गिरी, 2 से 1 हुआ, 7 से 6 हुआ. धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 months. बराबर. देन ऑल द मेंबर्स हु वर अवेयर will be liable for the debt after 6 months. कब से सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आइडियली अक्टूबर. बराबर. 30 अप्रैल को गिरी ना, तो मतलब 30 अप्रैल से हटा दो. सो अप्रैल खत्म ना, मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर. 30 अक्टूबर के बाद सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी, जिनको भी ये बात पता है. द मेंबर्स हु आर अवेयर विल बी पर्सनली लाइबल. ठीक है. Z was not aware of such reduction as he was out of India. तो जिनको भी लोगों को पता है सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी. तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा? जिनको भी पता है. किसको पता था? खाली Y को पता था. सो ही विल बी लाइबल. अच्छा, व्हाट इफ द लोन वाज टेकन इन द मंथ ऑफ मार्च 2010? सर मार्च 2010 में तो मेंबरशिप गिरी नहीं. मेंबरशिप कब गिरी? 2010 में ना, अप्रैल के. मार्च 2010 में अगर लोन लिया तो भैया कोई भी इंसान की लाइबिलिटी नहीं, कंपनी की लाइबिलिटी. क्योंकि मेंबर्स या डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? जब मेंबरशिप गिरती है, धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 months, देन दे विल बी अवेयर एंड पीपल हु आर अवेयर विल बी पर्सनली लाइबल. बट यहां पर तो मार्च 2010 में लोन लेना, तो मेंबरशिप गिरी नहीं सर, तो लाइबिलिटी आएगी नहीं. क्लियर? रीड द आंसर अगेन, इंपॉर्टेंट है.
देन एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9. As per Bonus Act 1965, the basis of the payment of bonus is a profit earned. A company was earning huge profit. The company incorporated a subsidiary company and transferred some valuable investments to it. The subsidiary company did not do any business, had no assets except the asset transferred to it. The subsidiary company made no profit and therefore no bonus was paid. क्या किया? सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था. क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन. तो क्या बोल दोगे आप? थ्योरी लिखोगे कि भैया यहाँ पर क्या हुआ है? द कंपनी वॉज फॉर्म टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन. तो भैया तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी जाएगी वहाँ पर. Therefore, the intention is to avoid welfare legislation. The profits earned by the subsidiary company should be the profits of the holding company. तो पर्दा उठा दिया जाएगा. Easy है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है अभी? Then ये देखो, a company was formed in England for the purpose of selling tires made by the German company. बहुत पुराना केस है ये, made by German company. The German company virtually held the entire share capital of English company. मतलब 100% holding है. All the directors were German residents. ठीक है. During the first world war हो गया, war हो गया. The English company commenced an action to recover trade debt from another English company. तो उनको पैसा चाहिए था, नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो भैया वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो भैया देश का दुश्मन अपना दुश्मन. So since it is an enemy company, the person controlling the company is enemy and the suit cannot be won. नहीं जीत सकते because enemy company हो गई. ठीक है. तो फ्रॉड है, रेवेन्यू, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, यूजलेस शैम, बोगस एंड डिसीट डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर दैट इज एनिमी कंपनी. फिर सर इस कंपनी सिटीजन? द आंसर इज नो. सिटीजनशिप खाली किसको मिलती है? ओनली टू एन इंडिविजुअल. तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नो कंपनी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया. नो कंपनी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर कुछ छोटी छोटी बातें फटाफट कर लेते उसको अपन. नो पर्सन शैल यूज द वर्ड लिमिटेड और अनलिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज अ लास्ट वर्ड अंटिल बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. सेक्शन 453 में लिखा हुआ है. क्या कहता है वो? इफ द एसोसिएशन इज अ कंपनी एंड सच कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी. अरे अगर ट्रस्ट है, एचयूएफ है, वो लोग नहीं लिख सकते ना. आपको या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए. तो ये अपने नाम के पीछे अभी सब लिखोगे. अगर आपने लिख दिया तो मिनिमम पेनल्टी 500, मैक्सिमम 2000. मिनिमम पेनल्टी 500, मैक्सिमम 2000. 220 वॉज डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी का डेफिनेशन ऑफ कंपनी. 44 शेयर्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. 453 नाम के पीछे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड तभी लिखोगे जब आप एक कंपनी हो एंड द लायबिलिटीज लिमिटेड. नेक्स्ट सेक्शन इज 277 मतलब रिलेटिव. सर रिलेटिव में पहला कौन आएगा आपका? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन अदर्स में याद करो आपको सिखाया गया है पापास, मामास, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड. ठीक है. अच्छा सर मैं पापास मतलब वन पापा है, चूचू पापा. सर चूचू पापा मतलब कौन? सर स्टेप फादर. कौन? स्टेप फादर, नाजायज पापा. मम्मास मतलब सर अपनी मम्मी, बाजू आंटी भी अपनी मम्मी, अपना भाई और फिर अपना सगा भाई और एक अपना सौतेला भाई, एक अपनी सगी बहन और एक अपनी सौतेली बहन. ठीक है. अपना बेटा. बाकी मोहल्ले में कहीं भी अपना बेटा हुआ ना, अब्बाजान बोलते हो, वो भी अपना बेटा. बहुरानी भी उनकी वाइफ. ठीक है. फिर डॉटर. अपनी बेटी, सौतेली बेटी इज नो बेटी. जिसको दुख हो रहा है बेटा दिल्ली जाके पूछ लो क्यों ऐसा. फिर डॉटर्स हस्बैंड मतलब अपने कुंवरसा. ये आपके रिश्ते ज़्यादा काम आएंगे आपको. ऑडिटर चैप्टर में काम आता है आपको. 277 रिलेटिव. खत्म. तो हमारी पहली यूनिट खत्म हो गई. 11 में से पहली यूनिट खत्म, 10 बची अभी. क्लियर. 4 सेक्शन सीखे इसमें. 220 डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट. 44 शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. देन 453 नाम के पीछे क्या लगना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, प्रोवाइड वर्क एसोसिएशन कंपनी हो एंड उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, नहीं तो 500 से लेकर 2000 की पेनल्टी. एंड 277 मतलब रिलेटिव की डेफिनेशन. ईजी है. इसमें से वो 2 और 7 वाला इंपॉर्टेंट आंसर है, वो इंपॉर्टेंट आंसर ध्यान रखना. बाकी सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर पर्सनल सक्सेशन ये पूछ सकते हैं. क्लियर. आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें. ध्यान रखना इट्स नॉट अ रेगुलर क्लास. बेटा रेगुलर क्लास आपके लिए अलग होती है, उसमें डिटेल में अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल सब समझाया जाता है. ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ओनली फॉर योर रिविजन. ठीक है. नेक्स्ट अपन करेंगे अभी मेंबरशिप. तो मैंने आपको नेचर ऑफ कंपनी करा दिया पहला. नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूँ मेंबरशिप. एग्जाम के दिन भी आप वैसे पढ़ोगे मेंबरशिप. आपके टीचर की बुक में जो कोई और से पढ़कर आया आपके नहीं होगा. देखो मेंबरशिप का यूनिट कहाँ मिला होगा आपको. एक दो सेक्शन सिखाए होंगे. अपने वालों पेज नंबर देख लीजिए अपना. मेंबरशिप छोटी सी यूनिट है मेंबरशिप. सर एक कंपनी का मेंबर अपन कैसे बन सकते हैं?
बाबू एक कंपनी का मेंबर अपन कैसे बन सकते? सर मेरे हाथ में शेयर वारंट है, शेयर वारंट, आई एम नॉट द मेंबर। मेरे हाथ में शेयर सर्टिफिकेट है, मतलब मैं ओनर हूँ। शेयर सर्टिफिकेट उसी को मिलता है जो वो ओनर होता है, तो आप मेंबर हो। अच्छा, एक बुक होती है ROM, कौन सी बुक होती है बच्चों? रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर आपका नाम इसमें लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में, तो आप कंपनी के मेंबर हो, आप कंपनी के मेंबर। सर मेंबरशिप कैसे आ सकती है? सर बाय स्टेट। कैसे आ सकती है बच्चों? बाय स्टेट। सर स्टेट मतलब सर पहले बाय सब्सक्राइबिंग टू द महुआ, सब्सक्राइबिंग टू द महुआ। प्राइवेट में 2 होते, पब्लिक में 7 होते, सीखा होगा ना, करेंगे अपन अभी, काइंड्स ऑफ कंपनी में आएगा। सब्सक्राइबिंग टू द महुआ। टी से सर बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब इसका मैंने बेचा शेयर, बेचा तो भैया वो मेंबर बन जाएगा। ए से अलॉटमेंट, मैंने प्रोस्पेक्टस के टाइम में शेयर्स अलॉट के लिए अप्लाई करवाया। आजकल आ रहा है ना आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ आ गया, नाइका का आईपीओ आ गया, आपने सुना होगा मार्केट में। टी से ट्रांसमिशन, पापा टपक गए, सारे शेयर बेचक के पास आ जाएंगे लीगल हीर बन के, दैट्स ट्रांसमिशन। ई से एस्टॉपेल, ई से एस्टॉपेल, वो मेंबर नहीं होता है पर वो ऐसा बिहेव करता है कि जब वो मेंबर है, तो कल कोर्ट की अगर वो लाइबिलिटी आती है तो आपको पे करना पड़ेगा। पता अपन जैसे पार्टनर बाय एस्टॉपेल सीखते थे फाउंडेशन के अंदर, सेम यहाँ पर मेंबर बाय एस्टॉपेल है। वो मेंबर नहीं होता है पर वैसा बिहेव करता है कि वो मेंबर है, तो कल कोर्ट के अगर कॉल के लिए फोन किया, शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो आपको पे करना पड़ेगा। सो हाउ डू बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी? बाय सर स्टेट। ऐसे सब्सक्रिप्शन टू द, सब्सक्राइबिंग टू द महुआ, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, ट्रांसमिशन, एस्टॉपेल। लेट्स डू इट अगेन, सब्सक्राइबिंग टू द महुआ, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, ट्रांसमिशन, एस्टॉपेल। कूल है? फटाक से एक बार रीड कर लीजिए, जिसके पास नहीं है बेटा इसका फोटो खींच लीजिएगा, फिर केस करेंगे अपन। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा अभी, यही है, ध्यान से रखना। मिस्टर एस हैज अप्लाइड 1000 शेयर्स इन अ कंपनी, नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वॉज मेड टू हिम बाय द कंपनी। ठीक है, अप्लाई किया, उनको कोई शेयर्स नहीं मिले। लेटर ऑन विदाउट एनी फर्दर एप्लीकेशन फ्रॉम एस, कंपनी ने क्या किया, 1000 पार्टली पेड अप शेयर उसको दे दिए, एंड उसका नाम कहाँ डाल दिया? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया। मिस्टर एस नोइंगली दैट हिज नेम वॉज प्लेस इन द ROM टुक नो स्टेप्स टू गेट हिज नेम रिमूव। उसको पता है कि उसका नाम डाल दिया है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। द कंपनी लेटर ऑन मेड अ फाइनल कॉल, मिस्टर एस रेफ्यूजेस टू पे फॉर द कॉल। कंपनी बोला मिस्टर एस आप पैसे दीजिए, वो बोलते मैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ने का उखाड़ो। रेफर एज पर कंपनी से 2013, बताओ एज पर 2013 क्या उसको पैसे देने पड़ेंगे? येस और नो? हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो क्या बन गया है? मेंबर बाय एस्टॉपेल, मेंबर बाय एस्टॉपेल, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसको पता था ना ये कि वो मेंबर नहीं है, फिर भी उसने ऐसा बिहेव किया कि वो मेंबर है, तो कल कोर्ट के अगर कोई लाइबिलिटी आएगी बेटा आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। रीड द आंसर, इंपॉर्टेंट यही है। डन। फिर तो 255 वॉज अ डेफिनेशन अगर ऑफ अ मेंबर डज नॉट इंक्लूड बेरर ऑफ अ शेयर वारंट। अगर याद होता तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। 255 मेंबर्स डज नॉट इंक्लूड बेरर ऑफ अ शेयर वारंट। देन क्वेश्चन नंबर 3, अपने वालों अपनी बुक में ये मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। बाकी और टीचर वाला आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके टीचर ने कहाँ पढ़ाया होगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का, 1 मार्क का, MCQ आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी आ सकता है। क्या बोल रहा है? कैन अ कंपनी बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी? कैन अ कंपनी बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी? सर मेंबर कैसे बनते हैं अपन? सर एक कंपनी है AB लिमिटेड, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्या बनना चाहती है? मेंबर बनना चाहती है। मेंबर अलाउड है, नॉट अलाउड? अलाउड। क्या करने का सर? खाली शेयर्स ही तो बाई करने का है। प्रोवाइडेड क्या करना चाहिए? इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि वो शेयर्स बाय कर सकती है।
ए बी लिमिटेड के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए शेयर्स बाय कर सकती है। बहुत सिंपल है। सो बॉस कहना कंपनी बिकम अ मेंबर, बिकॉज वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बिंदास बन सकती है, बिंदास। अ कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स बाय इट्स महुआ एज पर टू परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। अच्छा, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स, दैट इज इट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स ओन। अबे मेरी कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो आप लोग खरीदोगे ना। मैं अगर शेयर्स इशू करूं मैं खुद थोड़ी खरीदूंगा, खुद थोड़ी खरीदूंगा यार, लॉजिकल है ना। दुनिया खरीदेगी ना, मैं थोड़ी। अभी नायका ने आईपीओ लेकर आया, पेटीएम आईपीओ लेकर आया, तो वो लोग थोड़ी शेयर्स खरीदेंगे खुद के। बेटा बाई बैक अलग होता है, बाई बैक है तो इशू करने का बाई किया, ये परचेज है, अपन खुद के शेयर थोड़ी खरीदेंगे यार। अरे मेरी मिठाई की दुकान है, आप सब मेरी लाइन में लगे हो दिवाली के टाइम पर, मैं थोड़ी लाइन में लग के खरीदूंगा नहीं। क्लियर है? A company cannot buy its own share, that is it cannot become a member of its own. सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है आपको पता होगा। होल्डिंग मतलब एक कंपनी ने जिसमें 51% सामने वाली कंपनी में शेयर होल्ड डाल रखा है, पैसा डाल रखा है अपना। एक कंपनी ने सामने वाली कंपनी में अगर 51% शेयर डाल रखा है तो वो उसको होल्ड कर रहा है, बराबर। तो अक्का लगाना, एक कंपनी है एबी लिमिटेड, एक कंपनी है बेबी लिमिटेड। अब एबी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, अगर 51% बेबी के अंदर घुसेड़ रखा है तो एबी होल्ड कर रहा है, तो एबी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, बेबी को बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। बेसिकली इफ यू गो बाय द लीगल लैंग्वेज इट्स बेसिकली मोर देन हाफ, मोर देन 50% बेसिकली, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, मैं होल्डिंग कंपनी, बेबी डर रही है, बेबी इज कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी हुई कंपनी, दैट सब्सिडरी कंपनी। क्या कहता है, अ सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन सर, अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब बेबी लिमिटेड मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं बाय कर सकती। क्यों सर? अबे बेबी का मालिक कौन है? एबी, बराबर। अब अज्यूम करो आप लोग ने शेयर्स बाय कर रखे हैं, एंड हाइपोथेटिकली लेट अस टेक एग्जांपल, अगर ये रूल नहीं होता तो बेबी ने भी शेयर्स बाय कर रखे होते। अक्कल लगाओ, अब कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी तो आप सबको बांटेगी। अब अज्यूम करो बेबी ने भी अगर शेयर्स बाय कर रखे होंगे तो बेबी को भी डिविडेंड मिलेगा। अब साला बेबी तो अपनी है ना, अबे अपने परिवार वाले को तुम कैसे दोगे? नहीं सर नहीं। अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी इज वॉइड, इज वॉइड, इज वॉइड। पर उसके कुछ 3 एक्सेप्शन है। पहला, हमारा रिश्ता होने से पहले, मतलब हमारा होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिश्ता हुआ है सर, अज्यूम करो वो हुआ है 10 नवंबर 2021 को ये रिश्ता हुआ है। अपने तो जबरे फैन है मार्केट में। अब बेबी ने हमारी कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे थे पहले से, 2018 में उसने शेयर ऑलरेडी बाय कर रखे थे, तो शी इज अ मेंबर। अब 10/11/2021 को क्या हो गया, हमारा रिश्ता बन गया, प्यार हो गया ना, मैंने पैसा डाल दिया उसके अंदर, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। पर 2018 में जब उसने खरीदे थे, अभी लॉ क्या बोलता है कि अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। पर अरे सर उसके पास तो शेयर्स ऑलरेडी है, तो वो तो पुराने हैं ना सर। शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड, बट बेबी को कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ना तो डिविडेंड का, ना तो किसी चीज का। देखो, वेयर अ सब्सिडरी कंपनी हैड बिकम द मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी बिफोर इट बिकेम इट्स सब्सिडरी, it can continue to be a member of the holding company, but subsidiary company will not have any right in respect of the shares held in the holding company. हक सारे खत्म, शेयर होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई राइट नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है? नंबर 2, where the subsidiary company holds such shares as a trustee. सर ट्रस्टी मतलब ध्यान से सुनना भी, मेरे को पैसे की जरूरत थी, बेबी बोलते नहीं नहीं नहीं, अरे तुम दारू पी के यहाँ पर उड़ा देते हो, नहीं 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 नहीं, मैं आपको पैसा नहीं देगी। मैं पहले काम करना, सुना, मेरे को मशीनरी बाय करने का है, मशीनरी बाय करने का है, मेरे को विश्वास नहीं है मशीनरी बाय करोगे कि नहीं करोगे। मैं वाले काम कर, सुन, मैं क्या करता है, मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को शेयर्स देती है, अज्यूम करो 10 लाख रुपए के, वो 10 लाख रुपए तुम मेरे को दो, मैं जाके क्या करेगा, वो जो वेंडर है ना जिससे हम लोग मशीन उसको आके पे कर देगा। अब पिक्चर में क्या दिख रहा है, कंपनी ने शेयर्स दिए, बेबी ने शेयर्स खरीदे, बराबर, बेबी ने शेयर्स खरीदे। अभी क्या बोला, बेबी आपकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। पर इस केस में तो लग रहा है ना, पर बच्चों वो जो 10 लाख रुपए है ना, वो मैंने वेंडर को दे दिया है, मशीनरी आ जाएगी। अब मशीन से मैं माल बेच के बेबी का पैसा दे दूंगा पूरा और शेयर्स ले आऊंगा। तो बेबी के पास जो शेयर्स पड़े थे एज अ गिरवी, काइंड ऑफ अ ट्रस्टी,
हमारे बिहाफ में उन्होंने होल्ड कर रखे थे, खाली हमारे बिहाफ में उन्होंने खाली होल्ड कर रखे थे, अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अज्यूम करो हाइपोथेटिकली शाहरुख खान बोलता है, वसीयत लिखता है कि मेरे जाने के बाद मेरे सारी प्रॉपर्टी, मेरा मन्नत, मेरा जन्नत, मेरा KKR, सब कुछ, मेरी बहन है बेबी, उनके नाम पे हो जाएगा, उनकी कंपनी के नाम पे हो जाएगा। अब SRK ने क्या कर रखा था, हमारी अपना ये भी जबरा फैन है, इसने AB लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर कर रखे थे। अब शाहरुख खान चले गए तो उनकी सारी जायदाद, सारी चीजें किसके पास जाएगी, AB लिमिटेड के पास। तो उनके पास तो हमारी कंपनी के शेयर्स भी जाएंगे ना, बराबर। बेबी कौन है, सब्सिडरी। पर एक सेकंड, क्या बेबी ने खरीदा, नहीं सर, बेबी ने नहीं खरीदा। बेबी के पास कहां से आया सर, वो तो लीगल हीर नॉमिनी देके गया ना उसको, तो शी कैन कंटिन्यू टोल्ड, पर कोई राइट नहीं होगा, शी कैन कंटिन्यू टोल्ड बट कोई राइट नहीं होगा। देखो यहां लिखा हुआ है, वेयर द सब्सिडरी कंपनी मतलब बेबी लिमिटेड होल्ड्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर मतलब शाहरुख खान ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अलाउड है। तो बच्चों ये 3 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला है पुराना जमाने से अगर होल्ड कर रखे अलाउड है। नंबर 2 ट्रस्टी। नंबर 3 लीगल रेप ऑफ अ डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सेक्शन नंबर कौन सा है, 19। फोटो खींच लो फटाफट, एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है पक्का, जल्दी से। क्लियर नाउ। अब ये पूछ रहे कि आपको MCQ में अट्रैक्ट हो सकता है, कैन बिलो बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, द आंसर इज यस, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सर कैन अ ट्रेड यूनियन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, द आंसर इज यस, बिकॉज वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सर कैन अ ट्रस्ट एंड एन HUF बिकम अ मेंबर, द आंसर इज नो, बिकॉज वो लोग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। सर कैन अ पार्टनरशिप फॉर्म बिकम अ मेंबर, द आंसर इज नो, नो, a partnership firm cannot become a member, but a partnership firm can become a member of section 8 company, NPO के मेंबर बन सकते हैं। सर कैन अ फॉरेनर बिकम अ मेंबर, द आंसर इज यस, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, बिंदास। सर कैन अ गवर्नमेंट बिकम अ मेंबर, यस, शेयर से बाय कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पर। सर कैन अ इंस्टॉलमेंट बिकम अ मेंबर, फ्रेश इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता, बट ऑलरेडी मेंबर था, बाद में वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ, इन द मीन टाइम उसका शेयर अभी भी उसका जो नाम है वो अभी भी ROM में पड़ा हुआ है, तो भैया वो मेंबर कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, अगर आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गए हो एंड फिर आप शेयर्स बाय करना चाहोगे, अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट बिकम मेंबर। आप ऑलरेडी ROM में आपका नाम पड़ा हुआ है, आपका नाम अभी भी हटाए नहीं, तो स्टिल यू आर अ मेंबर। सर कैन अ जॉइंट होल्डर बिकम अ मेंबर, द आंसर इज यस, उनको एक गिना जाएगा, 2 जिस्म 1 जान, 2 जिस्म 1 जान। तो इसमें से क्या हुआ, खाली ट्रेड यूनियन, कॉर्पोरेट सोसाइटी, फॉरेनर, गवर्नमेंट, इंस्टॉलमेंट, जॉइंट होल्डर सब मेंबर बन सकते हैं, खाली ट्रस्ट, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। बट पार्टनरशिप फर्म किसकी बन सकती है, सेक्शन 8 की, MCQ में काम आ सकता है आपको। प्लीज रीड, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखे हुए। नंबर 2 इज ट्रेड यूनियन, नंबर 3 इज ट्रस्ट एंड HUF, नंबर 4 इज पार्टनरशिप फर्म। रीड जल्दी से।
ओप्स, आई थिंक वो म्यूट हो गया, पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से बोल देता हूँ यहां से. कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस. वो सॉरी म्यूट हो गया था. सर कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी डिस्क्वालिफिकेशन. कंपनीज एक्ट ने मना नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड हैव बीन इशू. कहां से कहता है? अपने फाउंडेशन में, बराबर. सो ध्यान से सुनो, कंपनी डज नॉट कंटेन एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ माइनर टू बी अ मेंबर. हाउएवर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड हैव इन इशू. फिर फाउंडेशन में केस कहता मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. वहां क्या बोले थे अपन? अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी. माइनर कैन नॉट सब्सक्राइब टू द महुआ एज एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड. हाँ, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से, कहां से? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से वो बन सकता है, प्रोवाइड द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. सो ही कैन बिकम अ मेंबर बाय ट्रांसफर प्रोवाइड द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. कंपनी में अलॉट द शेयर्स टू अ माइनर बट द कंपनी शुड टेक केयर टू एंटर द नेम ऑफ गार्जियन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. नाम किसका चढ़ेगा? गार्जियन का चढ़ेगा, ध्यान रखना. तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से बन सकता है, सो बाद में लाइबिलिटी कभी अराइज ही नहीं होगी. नाम किसका चढ़ेगा वहां पर? गार्जियन का चढ़ेगा, गार्जियन का. क्लियर? नीचे का मत पढ़ो, पीछे आ जाओ केस में. It says a company has issued 20 partly paid up shares and registered them in the name of minor, describing him as a minor. The father of the minor signed the application on form on the minor's behalf. After some time, the company went into liquidation. The company filed a suit against the father of minor to recover the remaining amount. Will the company succeed? नहीं सर, नहीं. ना बच्चे से ना माइनर से, कंपनी की गलती है, क्यों ट्रांसफर किया? नहीं कर सकते. तो पीछे का पूरा थ्योरी लिखोगे. Since the shares are registered in the name of minor, the company cannot succeed in recovering anything from the minor or even his father. Just because of the fact that खाली application form sign किया है, no contractual liability has arisen between the father and the company. कंपनी की गलती है इसमें, कंपनी की गलती है, कंपनी की गलती है. ठीक है. 7. P Limited received an application for transfer of 1000 shares of 10 each, fully paid up in favor of Balak, fully paid up. On scrutiny of application form, it was found that the applicant was a minor. बोलो, क्या कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकते बालक को? हाँ सर, बिंदास, बिकॉज द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, कोई दिक्कत नहीं. तो पीछे से थियरी, इन द अबव केस कंक्लूजन, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. सर, बालक अ माइनर परचेज 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 पेड अप फ्रॉम द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज. तो 10 का 5 पेड अप, 5 पार्टली पेड अप है. ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम. नहीं सर, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सर शेयर्स आर पार्टली पेड अप. अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठन गोपाल मिलेगा. माइनर तो क्या कह देगा? ओ यू मेड अ बू, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को चॉकलेट दे दो, बराबर. सो पूछेगा थ्योरी, इन द अबव केस कंक्लूजन, बालक वुड नॉट बी लायबल टू पे द बैलेंस कॉल. द कंपनी इज एडवाइज्ड नॉट टू ट्रांसफर द पार्टली पेड अप शेयर्स इन फेवर ऑफ माइनर. क्लियर? सो ध्यान रखना, माइनर मेंबर बन सकते हैं प्रोवाइड द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. नाम किसका जाएगा? आरओएम का जाएगा. आरओएम में किसका जाएगा? गार्जियन का जाएगा, गार्जियन का. सर मेंबर्स का क्या क्या हक होता है? खाली रीड करना है आपको, नोटिस रिसीव करना है, मीटिंग अटेंड करने के लिए, वोट के लिए, अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, डिक्लेयर डिविडेंड, अपॉइंटिंग ऑडिटर, फिक्सिंग द रेम्युनरेशन, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, फिक्सिंग द रेम्युनरेशन, रिमूव द ऑडिटर, ट्रांसफर शेयर्स एंड कॉल ईजीएम. ये सब मेंबर्स के हक होते हैं, मेंबर्स के हक. ठीक है. हाउ डज अ मेंबरशिप गेट्स टर्मिनेटेड? हाउ डज अ मेंबरशिप गेट्स टर्मिनेटेड? दैट्स बेसिकली फिश टू एफ से शेयर्स फोरफिट हो गए, मेंबरशिप खत्म. इशुएंस ऑफ शेयर वारंट दे दिया है इंस्टेड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो आपने मेंबरशिप छोड़ दी, मेंबरशिप खत्म. क्योंकि आगे अपन ने पढ़ा था ना, अगर आपके हाथ में शेयर वारंट है तो आप मेंबर नहीं हो, तो अगर आपके हाथ में शेयर वारंट है तो मेंबर नहीं हो. एस से सुरेंद्र ऑफ शेयर्स. एक और एस से सेल ऑफ शेयर्स. टी से ट्रांसफर, टी से ट्रांसमिशन, टी से ट्रांसफर, टी से ट्रांसमिशन. तो अगर इसमें से कुछ भी अट्रैक्ट होता है बेटा तो मेंबरशिप खत्म. एफ से फोर फीचर ऑफ शेयर्स. आई से इश्यू ऑफ शेयर वारंट्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. एस से सुरेंद्र ऑफ शेयर्स. एस से सेल ऑफ शेयर्स. एक और टी से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. एक और टी से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. क्लियर हो गया? मेंबरशिप खत्म. मेंबरशिप इन अ कंपनी खत्म. 2 यूनिट खत्म. इसमें से इंपॉर्टेंट मेंबर कैसे बनेंगे अपन? स्टेट. इसमें से एस्ट्रपल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट, कैन अ कंपनी बिकम मेंबर ऑफ अनदर कंपनी. फिर सब्सिडियरी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन वाला पॉइंट. फिर इसमें से माइनर वाली बात, कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर? द आंसर इज यस, बन सकता है, प्रोवाइड द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप ओनली बाय ट्रांसफर. आप महुआ हुआ साइन नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है. बाय ट्रांसफर ट्रांसमिशन से बन सकते हैं.
ठीक है, फिर पीछे के अपन ने केस कर लिए। कूल है। तो नेचर ऑफ कंपनी हो गया बेटा, मेंबरशिप हो गया अपनी बुक में से। जो बाकी और ऑथर्स वाले बेटा, जब भी मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ आप फोटो खींच लीजिए, आपको रिवीजन के लिए काम आएगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नाउ वी आर डूइंग काइंड्स ऑफ कंपनी। आ जाइए काइंड्स ऑफ कंपनी, थर्ड यूनिट काइंड्स ऑफ कंपनी। इंपॉर्टेंट, 4 से लेके 8 मार्क की यूनिट मिनिमम आएगी पेपर में, 4 से लेके 8 मार्क। आ जाओ अभी काइंड्स ऑफ कंपनी में। इंपॉर्टेंट सर क्या कहता है ये? कंपनी बेसिकली बहुत सारी प्रकार के होते हैं। नहीं सर, कंपनी खाली 2 ही प्रकार की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक कैसे आइडेंटिफाई करना है? AB लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ABP लिमिटेड, ABPVT लिमिटेड, AB प्राइवेट लिमिटेड, दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? मिनिमम कैपिटल में भी एज में भी प्रिस्क्राइब विद रेस्ट्रिक्शंस ऑफ TRP। क्या मिलेगा अपने को वहाँ पर? TRP। T से रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, R से रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप दैट्स मैक्सिमम 200, P से प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। प्राइवेट में 2 आणि 200। पब्लिक में मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, 2 डायरेक्टर्स। यहां पर एक सेकेंड, उल्टा डिस्टिंग्विश हो गया। प्राइवेट में अरे बाबू 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, यहां पर 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी का कोरम 2 होता है, यहां पर 5, 15, 30, 5, 15, 30 कोरम करेंगे अपन, मीटिंग वाली यूनिट में आएगा 5, 15, 30। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में TRP होता है, पब्लिक में TRP नहीं होता है। प्राइवेट का नाम PVT या P लिमिटेड से एंड होता है, पब्लिक का नाम लिमिटेड से एंड होता है, ध्यान रखना। मिनिमम 2 लोग, मिनिमम 7 लोग, मैक्सिमम 200 लोग, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, एक मिनट, एक डिस्टिंग्विश है तुम्हारे स्क्रीन पे सामने दिखाए तो आपको। दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 बुक में पेज 125। ये डिस्टिंग एक बार देख लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। इजी है, इजी। आ जाओ अभी। नंबर 2 पब्लिक कंपनी, बहुत ही ईजी है। कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी, मिनिमम कैपिटल में भी एज में भी प्रिस्क्राइब। अच्छा, अगर एक कंपनी है AB लिमिटेड, कौन सी कंपनी बच्चों? पब्लिक कंपनी। अच्छा, एक कंपनी है BBP लिमिटेड, BBP लिमिटेड, कौन सी कंपनी सर? प्राइवेट कंपनी। बट हमारी कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर अगर मोर देन 50% एक्वायर कर लिया है तो ये हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, ये हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। अब सवाल ये होता है, BBP लिमिटेड ऐसे तो है प्राइवेट कंपनी, बट क्या मान लिया जाएगा? इसको हम लोग मान लेंगे इट विल बी डीमर्ड, इट विल बी डीमर्ड पब्लिक कंपनी, इट विल बी डीमर्ड पब्लिक कंपनी, इट विल बी डीमर्ड पब्लिक कंपनी, डीमर्ड मतलब डीम्ड पब्लिक कंपनी, इट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्लियर? देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आपको पता है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू अमाउंट ऑन शेयर्स, उतनी आपकी लायबिलिटी होती है। गारंटी में टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन, ये सब खाली रीड करना होता है। अनलिमिटेड कंपनी जहाँ पर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, जितना भी लायबिलिटी आएगा पूरा देना पड़ेगा, खाली रीड करना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगेन मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर कोई लेक्चर देख रहा है तो बेटा ये रेगुलर क्लास नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, रिविजन के लिए। यहाँ पर हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपने पढ़ रखा है, आपको चीज़ें ध्यान है, खाली आपको फटाफट एक बार बत्ती में ग्लांस करवाना होता है, तो इसलिए चीज़ें फटाफट मूव हो रही है। फॉर रेगुलर क्लास यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919। कूल है? नाउ इन केस ऑफ OPC, OPC में अमेंडमेंट आपको पता ही है, OPC में अमेंडमेंट है। ठीक है सर, OPC मतलब क्या? AB, OPC, मिनिमम मेंबर 1,
मैक्सिमम मेंबर 1, मतलब मिनी भी 1, मैक्सी भी 1, तभी तो ओपीसी ना। ए बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जिसको हम लोग ओपीसी कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी। सर डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1, बच्चों डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1, डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1, डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1। क्लियर रहेगा इतना? बेटा ध्यान रखना, मेंबर एक ही होगा पर डायरेक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा सर ये जो मेंबर है ना, मेंबर वो उसका, ये जो सोल मेंबर है ना, सोल मेंबर, ये उसका डायरेक्टर डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, बराबर। प्लस वो बाहर से एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, वो एक्स्ट्रा डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है। ओपीसी में मेंबर कितने चाहिए सर? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, ओनली 1। बट हाँ डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो सोल मेंबर है, सोल मेंबर मतलब क्या, एक ही, वो तो डायरेक्टर बनेगा नहीं, साथ में एक्स्ट्रा लोग भी बन सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब एक सेकेंड ना, मैं जस्ट कुछ चेक कर रहा हूं। देखो, it may be noted that only a natural person who is a citizen of India, whether resident in India or otherwise, तो पहले क्या होता है कि रेसिडेंट होना चाहिए था वहां पर, अभी क्या बोलता है, whether resident in India या otherwise तो भी चलेगा, shall be eligible to incorporate OPC and shall be a nominee of OPC, shall be nominee of OPC। तो भैया ध्यान रखना, ओपीसी का एक नॉमिनल चाहिए, तो मैंने मेरी कंपनी के लिए बेबी को नॉमिनी बना दिया, तो मैं भी कोई भी हो सकता हूँ, बेबी भी कोई भी हो सकता है, पर हम लोग नेचुरल पर्सन होना चाहिए। धूप धूप धूप, जादू नहीं चलेगा, ओम 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 नहीं चलेगा, ठीक है। हियर द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 120 डेज, अमेंडमेंट है मिनिमम 120 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखना ये अमेंडमेंट एग्जाम में पक्का दिखेगा आपको, एग्जाम में पक्का दिखेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। सो ओपीसी में पहले क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, वो ऐड हो गया है कि शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट इन ओपीसी एंड शैल बिकम ए नॉमिनी, नॉमिनी अपने को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो मैं एक कंपनी का अगर ओपीसी में मेंबर हूं तो मैं सामने एक और कंपनी का नॉमिनी बन सकता हूँ, एंड वाइसा वर्सा। अच्छा ध्यान रखना, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब कितना होना चाहिए, अभी 180 सॉरी मिनिमम 120 डेज, अभी कितना हो गया बेटा 120 डेज, 120 डेज, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट कट हो गया, अभी कट हो गया सब, ठीक है। वो कन्वर्जन वाला पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनीज। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इंडिया में दो ही प्रकार की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बट तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है देश की मदद करने के लिए, कॉमर्स आर्ट साइंस, अपने जो सब्जेक्ट है ना, रिलीजन चैरिटी, देश की मदद करने के, लोगों का भला करने के, तो आप सेक्शन 8 बन सकते हो, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ प्रॉफिट नहीं कमा सकते, सॉरी आप प्रॉफिट कमा सकते हो पर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट कमाओ अपने ऑब्जेक्ट में लगाओ पर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन की घड़ियां मिलती है, कपड़े मिलते हैं, बराबर, साइकिल मिलती है, तो बीइंग ह्यूमन मतलब पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, बट वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इट शुड बी एडेड बैक टू द ऑब्जेक्ट्स। उसके नाम के पीछे क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। प्लीज रीड दिस पार्ट। फिर ये वाला पॉइंट ध्यान होगा, अपन ने किया था, फॉर्म में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, याद है। जनरली पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर नहीं बन सकती, बट अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। प्लीज रीड दिस।
नेक्स्ट स्मॉल कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट इसमें भी स्मॉल कंपनी के अमेंडमेंट है, डेफिनेशन आ जाइए फटाफट, अमेंडमेंट शीट से उठा के कर लेते हैं वहाँ पर। सर स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जहाँ पर पेड अप कैपिटल शैल बी मैक्सिमम 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे प्रेस्क्राइब इट शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। सरकार बढ़ा के कितना बढ़ा सकते हैं 10 करोड़। अच्छा और सॉरी एंड टर्नओवर कितना हो सकता है मैक्सिमम 20 करोड़। सरकार बढ़ा के कितना बढ़ा सकती है उसको 1 करोड़, हाँ 100 करोड़ कर सकती है, 100 करोड़ कर सकती है, ठीक है। सो आज की डेट में जो बेटा फिगर याद रखना है तो क्या बोलोगे आप, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी having paid up share capital of less than or equal to 2 crore and turnover of less than or equal to 20 crores, less than or equal to 20 crore। ये 2 करोड़ का फिगर सरकार बढ़ा के कितना कर सकती है, इसको 10 करोड़ कर सकती है, इसको 100 करोड़ कर सकती है। कंफ्यूजन हो जाएगा तो ध्यान रखना सेम नंबर है 220 10 100 10 20 220 10 100 ऐसे था 220 10 100 220 10 100, ठीक है। मैक्सिमम मतलब पेड अप कैपिटल कम होना चाहिए एंड टर्नओवर कम होना चाहिए। अगर कम है तो मैं कौन सी कंपनी हूँ, स्मॉल कंपनी। अमेंडमेंट है बेटा एमसीक्यू में 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आंसर दिखेगा 220 10 100। एग्जाम के लिए 220 याद रखना आपको खाली। क्लियर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन डन। बाकी नीचे का नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा देन सर गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच मिनिमम 51% किसका स्टेक होना चाहिए, सीजी एसजी दोनों का। अच्छा गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडी होगी वो भी कौन होगी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी। अबे गवर्नमेंट का बच्चा इज गवर्नमेंट बराबर, तो उसका बच्चा भी कौन होगा, गवर्नमेंट। क्या मान लेंगे उसको, गवर्नमेंट। मिनिमम 51% एमसीक्यू मिनिमम 51%। फिर द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपन ने ऑडिटर वाले पार्ट में किया हुआ है, इज अपॉइंटेड बाय कैग। द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कैग। फिर वो क्या कहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है या फिर दोनों मेंबर है, कॉमन पॉइंट है कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ इट्स एजीएम क्या करना चाहिए, उनको एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर दोनों मेंबर है तो पार्लियामेंट के सामने रख दो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एजीएम अपने उनको एक रिपोर्ट बना के रखनी पड़ती है ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा विधान परिषद, दोनों मेंबर तो दोनों की जगह पर। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, कैग, ठीक है। रीड दिस पार्ट जल्दी। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, सर फॉरेन कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, established either through itself or through agent, whether physically or electronically, and conducting any business activity in India, सिंपल सी भाषा है, लंदन में इनकॉर्पोरेट हुआ, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है और धंधा कर रहे हैं, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। अगर वेबसाइट से भी कर रहे हो, अगर आप वेबसाइट से भी करो, स्टिल यू आर अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। जैसे आप फॉरेन कंपनी इंडिया में आओगे, आपको क्या करना है, आपको आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली को क्या देना है, स्क्रैप है। एस से
देखो वहाँ पर मार्क किया हुआ है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी, ऐसे क्या होगा बच्चों, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी। सी से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, महुआ हुआ इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में नहीं तो सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी। आर से फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब विदेश का एड्रेस। ए से डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इंडिया, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इंडिया। देन पी से फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो अपने को क्या देना है वहाँ पर, स्क्रैप देना है, स्क्रैप किसको, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। अब अगर आप चेन्नई में एस्टैब्लिश होते हो, फॉरेन कंपनी लंदन में पैदा हुई है और इंडिया में आके चेन्नई में धंधा कर रही है, तो भी उसके लिए आरओसी न्यू दिल्ली रहेगा। आप पूरे इंडिया में कहीं भी धंधा करो, आपके लिए आरओसी न्यू दिल्ली ही रहेगा। कौन सी कंपनी के लिए बेटा, फॉरेन कंपनी के लिए। सेक्शन नंबर है 242। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन बेटा वो एग्जाम में आ सकती है आपके लिए। वो क्या बोलता है, भले वो सर्वर इंडिया में हो या ना हो, सर्वर इंडिया में ना हो, आपने कुछ भी ऑनलाइन का धंधा किया, कुछ भी टेली मेडिसिन, टेली कंप्यूटिंग, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से, कुछ भी क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग किया, बॉस यू आर अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एस्टैब्लिश इधर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी। तीनों कंडीशन होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो फॉरेन कंपनी है। फिर वो क्या कहता है, इफ इन अ फॉरेन कंपनी मोर देन और इक्वल टू 50%, मोर देन और इक्वल टू 50%, मोर देन और इक्वल टू मतलब मोर देन और इक्वल टू 50% और पेड अप कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, वेदर इक्विटी और 50%, मतलब मिनिमम 50% इज हेल्ड इधर सिंगली और जॉइंटली बाय या तो इंडियन सिटीजन या तो इंडियन कंपनी, या तो इंडियन सिटीजन या तो इंडियन कंपनी। तो वो जो विदेशी कन्या है वो क्या बन जाएगी बेटा, इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, मतलब डीम्ड इंडियन कंपनी। क्या बन जाएगी वो, डीम्ड इंडियन कंपनी। अगर एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी कैसे बनते हैं सर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और उस फॉरेन कंपनी का मिनिमम 50%, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में मिनिमम 51 था, यहाँ पर क्या मिनिमम 50% इज हेल्ड बाय इधर इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी, देन दिस फॉरेन कंपनी शैल डीम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, डीम्ड इंडियन कंपनी बन जाएगी। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी लंदन में पैदा हुई, लंदन में धंधा करी है, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। एक कंपनी चेन्नई में पैदा हुई है, चेन्नई में धंधा कर रही है, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। एक कंपनी चेन्नई में पैदा हुई है, लंदन में धंधा कर रही है, चेन्नई में पैदा हुई है, लंदन में धंधा कर रही है, इंडियन कंपनी। पैदा किधर हुआ वो देखने का, पैदा उधर हुआ, धंधा इधर करती है तो वो फॉरेन कंपनी है। पैदा उधर हुआ, धंधा उधर कर रही है, वो कंपनी है नहीं, इट इज नॉट अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। क्लियर। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, बच्चों होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। होल्डिंग सब्सिडरी में दो रास्ते होते हैं सर। देखो, अ कंपनी इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट विल बी होल्डिंग इफ इट होल्ड्स मोर देन 50%, होल्ड्स मोर देन 50%। तो मैंने आपको अभी बता दिया था, एक कंपनी है AB लिमिटेड, एक कंपनी है बेबी लिमिटेड। सो अगर मैं इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% स्टेक रखता हूँ, तो माई बेबी को होल्ड करती तो मैं कौन होती, होल्डिंग कंपनी। बेबी डरती तो बेबी वुड बी कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। अब बेबी ने क्या किया, हमारा एक बच्चा है संता, उसके अंदर मोर देन 50% होल्ड कर दिया संता लिमिटेड के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है बच्चा, संता लिमिटेड क्या सब्सिडरी है, अगर है तो किसकी। सर संता लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ द मेन होल्डिंग कंपनी AB लिमिटेड। अरे बच्चों, संता का बाप कौन, AB। कौन बोला ना, मेरे को क्या पता, चौमाड़ दूंगा मैं। अरे बचपन में सीखे थे ना, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, बेबी कॉर्ड A इक्वल टू C, AB बेबी मतलब सब्सिडरी एंड सब सब्सिडरी। तो भैया संता का बाप कौन हो जाएगा, AB। अच्छा, या फिर एक और कंपनी है, हमारा एक और बच्चा है बंता लिमिटेड। AB ने क्या कर रखा है, उसके अंदर 25% होल्ड कर रखा है, बेबी ने होल्ड कर रखा है 20%, 10% होल्ड कर रखा है संता ने। ठीक है, सो 45 + 10 55, मोर देन 50 हो गया। तो मैं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा और बच्चा, मैं और मेरा परिवार मिलकर अगर मोर देन 50% किसी और कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, बंता में, तो देन दैट कंपनी becomes a subsidiary of the main holding company। अरे सबका मालिक कौन, AB बराबर, समझा। सो बॉस, इन सिंपल भाषा इन इंग्लिश, इफ होल्डिंग कंपनी along with subsidiary or subsidiaries hold more than 50% in another company and that other company becomes a subsidiary of the main holding company। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या होता है, अगर मैं इसका मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता हूँ, इसके मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। अरे भैया, तो दो रास्ते होते हैं सब्सिडी बनने के लिए, तो पैसा लगाया
या मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने बेबी के डायरेक्टर को बोला ये उठो उठो, तो वो लोग उठते हैं, बैठो बैठो बैठते, लेटो लेटो, नाचते नाचते, मेरे इशारे पे नाचते। सो आई एम होल्डिंग कंपनी, वो बेबी सब्सिडरी, एंड देन वो सेम सब्सिडरी के लिए एंड सेम अनदर कंपनी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो सर एक सेकंड, कैपिटल कौन सा देखना है सर? टोटल वोटिंग राइट्स, टोटल वोटिंग राइट्स, जहां पर आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, उसका 50% देखना है। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर देखा इग्नोर, प्रेफरेंस शेयर देखा इग्नोर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल का वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तो पकड़ने का, उसको तो पकड़ने का, ठीक है। प्लीज रीड दिस पार्ट, देखो आपको आता है क्या। रीड। डन। प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होती है, ध्यान रखना, नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी सर, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसका सर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। सो मेरा कंपनी इस फॉर्म बना दिया है, बट भैया धंधा ही शुरू नहीं हुआ है, धंधा ही शुरू नहीं हुआ है, तो क्या करो आप डोरमेंट का स्टेटस लो। क्यों? क्योंकि आप अगर एक्टिव हो तो आपको बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड सारे प्रोविजन करने पड़ेंगे। एक काम करो आप लोग इनएक्टिव का स्टेटस लेकर आ जाओ। किसका? इनएक्टिव का स्टेटस, बराबर। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सर अगर आपने आरओसी को फीस पे की है, या अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट के लिए पेमेंट की है ऑफ दिस एक्ट, या फिर आपने कोई शेयर्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट पूरी की है इस एक्ट के प्रति, या आपने अगर ऑफिस के लिए भाड़ा वाड़ा दिया है, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब परचेज सेल, अगर परचेज सेल होती है, पीएनएल हिट होता है, तो आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो। अगर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं किया, अगर आपने ये 4 चीज की है, इसका मतलब आज भी आप वो इनएक्टिव हो। अगर आपने ये 4 चीज की है, आज भी आप इनएक्टिव हो। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी, ठीक है। देन ये कुछ डेफिनेशन है। बुआ का मतलब क्या होता है? बुआ मतलब सर डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज और कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, बुआ का मतलब। देन फिर एक डेफिनेशन पे आ जाइए, फाइनेंशियल ईयर पे। फाइनेंशियल ईयर पे क्या कहता है? सर अगर कंपनी पैदा हुई है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ऐसा चलो सीधा पढ़ते हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1 जैन, या फिर यहां पर बिफोर, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखना, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 28 दिसंबर 2020, तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, कब एंड होगा? सर अभी मार्च आने वाली है, 31 मार्च 2021, मतलब वो 3 महीना 2 दिन का, 3 दिन का फाइनेंशियल होगा। नवंबर में पैदा हुए, अक्टूबर में हुए, सितंबर में, कभी भी हुए, कभी भी हुए। बट अगर आप 1 जैन के बाद इनकॉर्पोरेट होते हैं, 1 जैन के बाद, अज्यूम करो 2 जनवरी 2021 को पैदा हुए, तो अभी मार्च आने वाले 2-3 महीने बाद, नहीं, फाइनेंशियल ईयर वो नहीं होगा आपका। सर फाइनेंशियल कब एंड होगा? 31 मार्च 2022, मतलब 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर, 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पैदा होते हो ऑन और आफ्टर 1 जैन, ऑन और आफ्टर 1 जैन ऑफ दी, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा वो 3 महीने वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर 3 महीने वाला नहीं होगा। कब होगा? 15 महीने वाला, मतलब 31 मार्च 2022 को। अच्छा, अगर आप 31 दिसंबर से पहले पैदा होते हो तो 3-4 महीने का आपका फाइनेंशियल बन जाएगा।
जनरली अप्रैल टू मार्च होता है, पर क्या होता है कंपनी पैदा 1 अप्रैल को नहीं होगी ना, ये खाली फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अपन फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। देखो अभी in relation to a company or a body corporate means a period ending on 31st March of every year where it has been incorporated on or after 1st Jan of a year. The period ending on 31st March of the following year in respect where a financial statement of the company or a body corporate is made up. Clear? So अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो 1st जनवरी ऑन और आफ्टर 1st जनवरी तो पीरियड एंड कब होगा आपका 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, नहीं तो जनरली क्या होता है 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर के लिए। फिर इफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, किसकी, ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो विदेश में है, ठीक है, एक कंपनी है वो विदेश में, आप उसका कोई होल्डिंग हो सब्सिडरी एसोसिएट हो इंडिया में तो वहाँ पर तो अलग ईयर चलता होगा, वहाँ पर कैलेंडर ईयर चलता होगा, कोई और चलता होगा वहाँ पर। तो अभी उनके कंसोलिडेशन के लिए इंडिया में अप्रैल टू मार्च है पर वहाँ पर कुछ और चलता होगा, तो हमने वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए सर, यू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। तो क्या बोलता है देखो, the CG on an application made by that company or a body corporate in such form in such manner may prescribe any period for as a financial year whether or not that period is a year। तो बता सकते हैं बिंदास। अच्छा ये आपका ट्रांजिशनल था, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, तो अपन सॉरी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन नहीं करके अपन सीजी को एप्लीकेशन करेंगे। हाँ, ट्रांजिशन के लिए क्या था वो ट्राइब्यूनल के पास था, ट्रांजिशन खत्म हो गया। ट्रांजिशन मतलब जब नया रूल आता है तब एक होता है, अभी तो एप्लीकेबल हो ही गया है। अब वो क्या बोलता है, आप काम करो सीजी को अप्लाई कर दीजिए। किसको अप्लाई करोगे आप, सीजी के लिए। सो अगर आप फॉरेन कंपनी है और जो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब प्योर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अब वो लोग कंसल्टेशन के लिए इंडिया की जो सब्सिडरी, इंडिया की जो होल्डिंग, इंडिया की जो एसोसिएट उसका अकाउंट्स मंगाएंगे। इंडिया में अपन अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, बराबर। तो विदेश में क्या होएगा सर, विदेश में आपको अलग ईयर फॉलो करना पड़ता है, तो काम कीजिए सीजी को अप्लाई कर दीजिए, तो सीजी आपको अलाउ कर देगा। फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इफ यू वांट टू क्लिक द फोटो यू कैन क्लिक दिस। देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन एक बार आ चुके, खाली रीड कर लीजिए। ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट क्या होता है, ओआईडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर हो गया, केएमपी हो गया। अच्छा केएमपी नहीं है तो सच डायरेक्टर जो उसको स्पेसिफाई किया होगा, मतलब जिसको ऑथराइज किया होगा। अगर ऑथराइज नहीं है तो फिर ऑल द डायरेक्टर्स विल बी लायबल, या फिर एनी पर्सन हु इज द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया। या एनी पर्सन जिसके एडवाइस पे हम लोग इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड काम कर रहा है, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। सर अदर देन अ पर्सन हुज एडवाइस इज गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर सीए ने एडवाइस दी तो सीए ऑफिसर इन डिफॉल्ट है क्योंकि उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दी। या फिर एवरी डायरेक्टर जिसने कांड किया होगा, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट काम की चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। होल टाइम डायरेक्टर केएमपी, अगर केएमपी नहीं है तो कोई ऑथराइज कर रखा होगा वो इंसान। अच्छा अगर ऑथराइज नहीं तो फिर ऑल द डायरेक्टर्स, या फिर एनी पर्सन हु इज इन द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, या फिर एनी पर्सन जिसके रशालों पे बोर्ड काम कर रहा होगा अदर देन पर्सन ऑफ अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, देन या फिर एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर? यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल एक बार, प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल प्लीज। डन। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइवेट कंपनी। सब प्राइवेट कंपनी हम लोग कर चुके ऑलरेडी। टीआरपी, रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आर से रेस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबरशिप, पी से प्रोहिबिशन पब्लिक इशू। सर मैक्सिमम कितना अलाउड है 200। अच्छा एम्प्लॉय मेंबर अगर आपके पास है या एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स है
उनको आप काउंट नहीं करोगे 200 के लिए, उनको एक्सक्लूड करने का है. जॉइंट शेयर होल्डर वुड बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर. जॉइंट शेयर होल्डर वुड बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर. फिर हाउ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड बाय सर टीआरपी बोलते हैं ना अपन. कैसे सर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बिफोर ट्रांसफरिंग. अच्छा, बोर्ड में कंपेल किया आप इसी को शेयर्स दीजिए. प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी एंड ऑडिटर. कौन डिसाइड करेगा? कंपनी एंड ऑडिटर. कंपनी एंड ऑडिटर C3 कम्युनिकेट करो पहले, कंपेल करो बोर्ड के इसी को मेंबर दिया जाए, इसी को आप शेयर बेच सकते हो, एंड कंपनी एंड ऑडिटर प्राइस डिसाइड करेगा. तो ट्रांसफरेबल शेयर्स इंपॉर्टेंट आंसर. चेक करो पब्लिक कंपनी आपको आता है क्या डेफिनेशन? पब्लिक कंपनी आपको आती है क्या डेफिनेशन? बोलो. आती है? इजी है. अभी कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट मतलब छोटी कंपनी, पब्लिक मतलब बड़ी कंपनी. सो प्राइवेट से हम लोग बड़ी बन रहे हैं, मतलब प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हैं. तो क्या हो जाएगा सर? अपने को पहले एसआर पास करना पड़ेगा. एसआर क्या चाहिए अपने को? एसआर. सर प्राइवेट में टीआरपी होती है, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक में नहीं होती है. बराबर. अच्छा, अब जो रेजोल्यूशन पास किया है वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक अपने को सीजी का अप्रूवल नहीं मिलता है. तो यहाँ पर सीजी का अपने को अप्रूवल चाहिएगा. तो एसआर पास कर लिया, रेस्ट्रिक्शंस निकाल दिया अपन ने. ठीक है, नाम के पीछे क्या है जो ऐड हो जाएगा? लिमिटेड. अच्छा, अपना अवा ऑल्टर कर देंगे क्योंकि वो टीआरपी हटानी पड़ेगी. एंड वो पूरा छिट्टा लेके अपन किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास. आरओसी 15 दिन के अंदर क्या कर देगा? उसको रजिस्टर कर देगा एंड अपने को कोई दे देगा. कोई मिल गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. कोई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नया कोई मिल जाएगा अपने को, कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कोई. बराबर. सो इट सेज any alteration in the articles duly registered shall subject to the provision of act will be valid as if it were made in original in the articles. तो पीछे आपको प्रोसेस दे रखा है लोग ने, देखो क्या है. सिंपल सा आंसर है. द बोर्ड शुड फिक्स अ डेट फॉर जनरल मीटिंग टू मेक चेंजेस इन महुआ एंड अहुआ. एट जनरल मीटिंग एसआर शुड बी पास अलॉन्ग विद सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. फिर एट जनरल मीटिंग क्या पास होगा? अपना एसआर पास होगा एंड सीजी अप्रूवल चाहिएगा. टू डिलीट द रेस्ट्रिक्शन इन 268 मतलब प्राइवेट कंपनी वाले टीआरपी वाले, एंड टू डिलीट द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड. फिर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 7, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 3. बराबर. फिर आरओसी विल चेक, एंड आरओसी मतलब सर रजिस्टर ऑफ कंपनी विल चेक द कॉपीज ऑफ एसआर ऑडिट में हुआ एंड अगर वो सेटिस्फाइड है तो विल इशू अ फ्रेश कोई मिल गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. फ्रेश कोई इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड विद. तो 15 दिन को याद रखना, सीजी को याद रखना, एसआर को याद रखना. एसआर को क्लियर. उल्टा पब्लिक से प्राइवेट बन रहे, पब्लिक से प्राइवेट. सर क्या चाहिए अपने को? वही सेम पॉइंट, एसआर एंड सीजी का अप्रूवल. सीजी का है. अब इसमें क्या करेंगे अपन? टीआरपी को ऐड कर देंगे, सीजी का अप्रूवल लेकर आ जाएंगे अपन. अच्छा, मेंबर्स को रिडक्शन नहीं चाहिए क्योंकि मिनिमम 2 and 2 है ना. यहाँ पर अगर 7 मेंबर्स है तो 2 की बात पूरी हो गई. यहाँ पर अगर 3 डायरेक्टर है तो 2 की बात पूरी हो गई. तो सब डिलीट नहीं करने का अपने को, नंबर्स रिड्यूस नहीं करेंगे अपन कहीं भी. खाली एसआर चाहिए, सीजी का अप्रोच 15 दिन में आरओसी को दे दो, आरओसी चेक कर देगा एंड अगर वो सेटिस्फाइड है तो नया कोई दे देगा. एंड अगर नया कोई मिल गया, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड विद. क्लियर है? रीड दिस आंसर. रीड. देन प्राइवेट पब्लिक अपन डिस्टिंग्विश कर चुके हैं. अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडी अपन बाय कर ऑलरेडी पढ़ चुके थे वहां पर. बराबर. अब एक केस देख लो.
एक केस करते हैं, आप समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। द पेड अप कैपिटल ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप। अब पहले क्या करने का, कभी भी डायग्राम बना लेने का अपना। सर एक कंपनी है XYZ, इसका कैपिटल है 20 लाख डिवाइड बाय 10, तो मतलब 2 लाख शेयर्स है इसके पास, 2 लाख शेयर्स। ABC प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और उसकी एक सब्सिडरी है DEF। ABC कितना होल्ड कर रहे हैं इसके अंदर, 60,000 शेयर्स, और DEF कितना होल्ड कर रहे हैं सर, 50,000 शेयर्स। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए एक में अमाउंट दिए, एक में नंबर ऑफ शेयर्स दिए, तो मैंने उसको 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया सर, 1,10,000 हो गया मोटा माटी। 2 लाख का मोर देन 50% दिख रहा है, मोर देन 50% बोले ना होल्डिंग सब्सिडरी में। गवर्नमेंट कंपनी में 51% है, फॉरेन कंपनी में जब वो फॉरेन टू इंडियन बनता है डीम्ड वाला, तो उसमें मिनिमम 50% है, मिनिमम 50%, गवर्नमेंट में मिनिमम 51%, होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50%। तो सर मोर देन 50% है, तो सवाल ये होता है, इज XYZ अ सब्सिडरी ऑफ ABC? इज XYZ अ सब्सिडरी ऑफ ABC? द आंसर इज यस, जी हाँ। सर व्हाट इफ DEF प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कितना, 1,05,000, 1,05,000 शेयर्स इन XYZ and no shares are held in ABC. Still XYZ सब्सिडरी है किसकी, ABC की, क्योंकि DEF के बाप कौन है, DEF ने अगर होल्ड किया, DEF का बाप कौन है वहां पर, ABC। समझा, ये टाइम पास वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिया, आपको इग्नोर करना है, ध्यान रखना। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस अगर वो चिल्ला के बोलेगा तो पकड़ने का उसको बस। देन एसोसिएट कंपनी, तो मैंने उधर ऊपर शॉर्ट में लिखा हुआ है, मोर देन 50% होगा तो आप सब्सिडरी बनोगे, 100% होगा तो आप क्या बनोगे, होल्डी ओन सब्सिडरी। मोर देन इक्वल टू अगर 20% होगा तो क्या बनोगे, एसोसिएट। 20% स्टेक है वहां पर, एसोसिएट। मोर देन 50 हो गया सब्सिडरी, 100% हो गया होल्डी ओन सब्सिडरी, ठीक है, एसोसिएट कंपनी। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, दैट्स LIC, IDFC, UTI, such other institution notified by CG and such other institution notified by CG in consultation with RBI. LIC, IDFC, UTI, LIC, IDFC, UTI, such other institution notified by CG, yes, such other institution notified by CG in consultation with RBI. That's PFI का definition. Then एक आंसर होगा आपकी बुक में, एक्सप्लेन एनपीओ का अपन ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, ध्यान रखना, ये आंसर एक इंपॉर्टेंट आंसर है। इनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता, इनको सीजी लाइसेंस देता है। अच्छा, ये लोग पैसा कमा सकते हैं पर डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इनको ऑब्जेक्ट्स में लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये लोग ने डिविडेंड बांट दिया या ऑब्जेक्ट्स पूरा नहीं कर रहे तो इनको जो बेनिफिट है वो कैंसिल हो जाएगा और उनको अपने नाम के पीछे जो भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक आंसर होगा आपका प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सेक्शन 8, वो थ्योरी था, वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रोसीजर है। सर सेक्शन 8 गिव्स द पावर टू CG टू ग्रांट लाइसेंस टू सर्टेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी बट विदाउट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। क्या होगा, कोड है चैरिटी, C से क्या होगा सर, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कौन सर, मेजर एंड साउंड माइंड, खाली वो ही जाएंगे एप्लीकेशन लेके, प्रमोटर साइन करेंगे। इट हैज टू बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। अप्रूवल ऑफ नेम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम आर से, चॉइस ऑफ 3 नेम शुड बी गिवन, ठीक है। इट शुड बी रजिस्टर्ड विद सर्टन ऑब्जेक्ट्स। आई से क्या ऑब्जेक्टिव है इनके सर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, चैरिटी, रिलीजन, जो आगे पढ़े थे अपने। आई इनकम शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर फॉर कलेक्टिंग कोई पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी गिवन इन नेम ऑफ CA में, जो जाके लेकर आएगा डॉक्यूमेंट्स। फिर टोटल डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन लाइक महुआ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस। ये ROC विल चेक एंड क्या इशू कर देगा अपने को, कोई, which is a conclusive evidence that all legal formalities have been complied with. कोड क्या है बच्चा, चैरिटी। तो एग्जाम में आ सकता है मिस्टर एक्स है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर उनको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो क्या प्रोसीजर है। थ्योरी पूछा तो पिछला वाला आंसर है, प्रोसीजर पूछा तो ये वाला कोड है आपका। फिर नेक्स्ट आंसर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, यहाँ पर टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन। इट कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम, दैट इज ड्यूरिंग गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन, यहाँ पर ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लाइबिलिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, लाइबिलिटी कैन बी इंक्रीज ओनली विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर इट कैन बी इंक्रीज विदाउट द कंसेंट ऑफ मेंबर्स। पैसे कहाँ से आएंगे यहाँ पर सर, शेयर कैपिटल, लोन्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, यहाँ पर ग्रांट्स, डोनेशन एटसेट्रा, डिस्टिंग्विश आ सकता है। देन फिर ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने वो ABC XYZ DEF वाला किया, तो ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर करके चलना एग्जाम में, प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, एक कंपनी है सरस, एक कंपनी है JPL, एक कंपनी है SPL, ठीक है। अब JPL और सरस जो है वो
PQR प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है, PQR प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है। सरस का जो कैपिटल है, सरस का जो बच्चों कैपिटल है, देखो क्या बोला हुआ यहाँ पर, 1 करोड़ का कैपिटल है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 80 लाख, एंड 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्यूमुलेटिव बोला है, कन्वर्टेबल नहीं बोला है, क्यूमुलेटिव बोला है, ठीक है। तो 80 लाख प्लस 20 लाख 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो बेटा 20 लाख को इग्नोर, 20 लाख को इग्नोर, 80 लाख पकड़ना है। तो 80 लाख को मैंने 10 से डिवाइड किया, 8 लाख शेयर्स है इसके बाद, 8 लाख शेयर्स, ठीक है। अब JPL कितना होल्ड कर रहा है, 3 लाख होल्ड कर रहा है। SPL कितना होल्ड कर रहा है, 50,000 शेयर्स कर रहा है, 50,000 बराबर। तो टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख हो गया। अच्छा 8 लाख का मोर देन 50 कितने पे आएगा, 4 लाख के ऊपर। सर ये दोनों क्या है, पीयूष की सब्सिडरी है। अब सवाल होता है क्या सरस, क्या सरस पीयूष की सब्सिडरी है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, पीयूष इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी फॉर सर, क्योंकि मोर देन 50% नहीं हुआ है। अच्छा फिर उसने क्या पूछा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ पीयूष हैज 8 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ सरस। अरे भैया 9 में से 8 को वही कंट्रोल कर रहा है, हाँ सर, तो सब्सिडरी बन जाएगी। तो बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं हुआ, बेसिस ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसिस ऑफ कंट्रोल। समझा आपको? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है, इजी सा, MCQ में 1 मार्क का, 2 मार्क का, या फिर ऑब्जेक्टिव बन के, या फिर डिस्क्रिप्टिव बन के। एक और यूनिट खत्म, काइंड्स ऑफ कंपनी खत्म। OPC स्मॉल कंपनी अमेंडमेंट है, ध्यान रखना 120 दिन है वहाँ पर, और 220 स्मॉल कंपनी में 2 and 20 है, 2 and 20 मैक्सिमम 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़, खत्म। कूल। सो मैंने नेचर ऑफ कंपनी करा दिया, काइंड्स ऑफ कंपनी करा दिया, मेंबरशिप करा दिया। ये मोटा माटी मान लीजिए 10 मार्क का आंसर होगा आपके लिए, 10 मार्क का। तो 60 मार्क का कॉर्पोरेट आपका 10 मार्क के, ये 3 यूनिट में से कुछ ना कुछ आ सकते हैं। कूल है। अगली क्लास में मैं लेकर आऊँगा जहाँ पर आपको और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो बाकी यूनिट्स है, तो टोटल हमारी 14 यूनिट्स थी। अगर आपको मैंने इंडेक्स दिखाया था तो 14 में से 3 डिविडेंड अकाउंट्स ऑर्डर्स हो चुकी थी, 3 और करा दिया आज। नेचर ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, मेंबरशिप 6 हो गई है, 8 पेंडिंग है। कूल है, पूरा आएगा, टेंशन मत लो, 1-2 दिन में सारा आ जाएगा आपके पास। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, और टीचर का कहाँ पे दोस्त है आपके, उनको भी दीजिए, फटाफट आपका रिविजन हो जाएगा। ध्यान रखना ये रिविजन क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, आपने पढ़ रखा है, खाली आपको ग्लांस करवाना था। कूल है। फॉर डिटेल क्लासेस विजिट letslearnindia.in। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक एंड 70+। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार।